हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर देखेंगे। ये वीडियो लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो भी स्टूडेंट CAPF और CDS की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वाई? बिकॉज इस लेक्चर में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे। यूटिलिटी, दोनों टाइप ऑफ यूटिलिटी मीन्स टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व, क्या क्या फीचर्स होते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, दोनों के फैक्टर्स किन पे डिपेंड होती है डिमांड। बहुत सारे हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को बहुत ही आपको ध्यान से देखना है और इसमें अच्छे से आपको नोट्स बनानी है। वैसे अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल एज डिफेंस को ज्वाइन कर सकते हैं। उनमें आपको ये नोट मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज भी मिल जाएंगी, बाद में हम कंपाइल करके भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, माइक्रो की अलग, मैक्रो की अलग, इस तरह से। ठीक है, बाकी आप अपना सपोर्ट दिखाएं, जो भी हैं फीडबैक, सजेशंस, ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में देते रहें। जब तक आपका फीडबैक बना रहेगा हम सीरीज़ को कंटिन्यू करते रहेंगे। बाकी जो भी आपको जैसा भी लग रहा है वैसा बता सकते हैं। इसमें हम माइक्रो, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट तीनों बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। CAPF CDS पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन इनफ होंगी ये सारी चीज़ें। बहुत ही डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। इसमें आप देखेंगे कि काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने चीज़ों को कवर किया है। NCERT के अलावा भी हमने चीज़ों को कवर किया है। वैसे जो स्टूडेंट NCERT को फॉलो कर रहे हैं इसके साथ लेके चल सकते हैं। ये आपका माइक्रो इकोनॉमी की सेकंड चैप्टर है। ठीक है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। इसे हम दो पार्ट में करेंगे। एक पार्ट में आज सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सेकंड पार्ट में हम डिमांड, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, डिमांड करवी है सबको। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देन देखिए, हमने पहले लेक्चर में ही बात की थी कंज्यूमर्स के रिगार्डिंग। मैंने क्या कहा था कि जब भी हम कंज्यूमर की बात करते हैं तो एक इकोनॉमी को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आप अपने आप को कंज्यूमर समझ लें, या जब भी हम पर्सन समझते हैं तो आप अपने आप को समझ लें। जब आप अपने आप को वहाँ समझते हैं तो रिलेट करना आपके लिए ईजी हो जाता है और समझना चीज़ों को आसान हो जाता है। तो आप ये सोचें कि आप जब खुद एक कंज्यूमर हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आपके सामने क्या है, वो है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जो कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ही बात की थी कि जब हमारे पास मान लेते हैं इनकम है तो हमारी जो डिफरेंट वांट्स हैं, यानी डिफरेंट गुड्स हमें चाहिए, उनमें किस तरह से हम अपने इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करें, ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए हमें चूज़ करना पड़ता है कि हमारे पास डिफरेंट सेट्स ऑफ गुड्स हैं, हमारे वांट्स डिफरेंट है, हमारे नीड्स डिफरेंट है, बट उनमें से हम क्या क्या चीज़ें हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ता है अपनी लाइफ में कि हम कौन कौन सी चीज़ों को पहले लेंगे एंड कौन कौन सी चीज़ों को बाद में लेंगे। डेफिनेटली हमारी जो नीड्स हैं उन्हें हम पहले फुलफिल करेंगे, देन हम वांट्स के ऊपर जाएंगे। तो एक कंज्यूमर जो है वो हमेशा ये चाहता है कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसे मिले। जो भी उसके पास इनकम है, हम लोगों ने कल भी बात की थी कि रिसोर्सेज क्या होती हैं, लिमिटेड होती हैं। तो अगर इनकम को हम एक रिसोर्स समझ रहे हैं तो हमारे पास इनकम एक लिमिटेड अमाउंट में इनकम है। उस अनुसार से हमने लास्ट लेक्चर में भी एक बात की थी एग्जांपल की, जैसे अगर आप CAPF AC बनते हैं तो आपकी सैलरी 1 लाख पर मंथ होती है, तो आपको पता है कि आपकी इनकम 1 लाख है। अब उस अनुसार से गुड्स तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन आपको उसमें से जो गुड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे प्रायोरिटाइज करना होगा और ऐसे गुड्स के सेट बनाने होंगे जो आपको क्या प्रोवाइड करें, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करें। तो आप ये समझें कि एक कंज्यूमर की क्या होती हैं, बहुत तरह की लाइक्स होती हैं जिसे हम प्रेफरेंसेस कहते हैं, लेकिन साथ साथ उसकी अफोर्डेबिलिटी भी होती है, यानी उसके पास जो रिसोर्सेज हैं उसके अनुसार उसकी अफोर्डेबिलिटी होती है। तो उसे लाइक्स और अफोर्डेबिलिटी दोनों के बीच में बैलेंस करना होता है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन की नीड है कि उसे एक फोर व्हील व्हीकल चाहिए, यानी एक कार चाहिए। अब उसकी लाइक्स क्या है, मान लेते हैं उसकी लाइक है मर्सिडीज़ क्लास की कार या फिर रेंज रोवर, लेकिन उसकी अफोर्डेबिलिटी उतनी नहीं है। तो वो क्या करेगा कि उसे कार तो चाहिए ही चाहिए, तो वो क्रेटा या एनी अदर कार लेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ को समझना होगा कि अफोर्डेबिलिटी और लाइक्स के बीच में एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है एक कंज्यूमर को। और अफोर्डेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, प्राइस ऑफ द गुड और इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जैसे अगर हम मर्सिडीज एस क्लास बेंज देखें 1 करोड़ के अप्रॉक्स, एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर कितनी है, अगर मान लेते हैं CAPF AC 1 लाख पर मंथ। ठीक है, तो उस अनुसार से आपको उसके बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, लाइक्स और अफोर्डेबिलिटी के बीच में। अब बात करते हैं हम यूटिलिटी के ऊपर। देखिए, यूटिलिटी का बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है सेटिस्फैक्शन। बहुत ही लेमन लैंग्वेज हम समझे तो सेटिस्फैक्शन, जहाँ भी मैं यूटिलिटी बोलूँ आप ये सोचें कि सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या, कोई भी अगर मैं ऑब्जेक्ट की आपको यूटिलिटी कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि इस कार की यूटिलिटी क्या है आपके लिए, यानी आपको उस कार से क्या सेटिस्फेक्शन मिला। कोई फूड आइटम है, मैंगो है, तो मैंगो की यूटिलिटी क्या है, तो मैंगो से आपको क्या सेटिस्फेक्शन मिली, वही उसकी यूटिलिटी होगी। अब आपको खुद ही समझ आ गया कि सर सेटिस्फेक्शन क्या, इसे तो हम उतना कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसीलिए मैं कह रहा था दिस इज समहाउ लाइक सब्जेक्टिव। देखिए,
हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए वो चीज़ की इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो, किसी व्यक्ति के लिए उस चीज़ की इंपॉर्टेंस कम हो, ठीक है। यानी डिफरेंट इंडिविजुअल कैन गेट डिफरेंट लेवल ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम द सेम कमोडिटी, ठीक है। वैसे एग्जांपल्स काफ़ी हो सकते हैं, मैं एक लेमैन और बहुत ही सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल रूम हीटर की अगर हम बात करें, रूम हीटर की यूटिलिटी लद्दाख में और चेन्नई में दोनों जगह डिफरेंट होगी। एक व्यक्ति अगर चेन्नई में रह रहा है तो उसके लिए रूम हीटर की यूटिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर थोड़े से टेम्परेचर हाई रहती हैं, लेकिन लद्दाख में उसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। वहीं पर अगर हमारे पास एयर कंडीशनर है तो एयर कंडीशनर की यूटिलिटी चेन्नई में काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन लद्दाख में उसकी यूटिलिटी कम होगी। तो यानी सेम कमोडिटी लेकिन अलग अलग इंडिविजुअल्स के लिए उसकी यूटिलिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। यानी उससे जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एक पर्सन को मिलना चाहिए वो डिफरेंट मिलेगा। अब देखिए पहला इसमें आता है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का मतलब होता है कि हम जिन भी लेवल ऑफ यूटिलिटी को हम नंबर्स में डिफाइन कर पाएँ, ठीक है। वैसे देखिए ऐसा कोई कॉन्क्रीट नहीं होता, लेकिन एक लेवल बताने का होता है कि जैसे मैं ये मैंगो ईट कर रहा हूँ तो मुझे इससे 50 यूनिट सेटिस्फैक्शन मिल रहा है पहले मैंगो से, मैंने दूसरा मैंगो खाया इससे मुझे 40 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। यानी जब हम उसे ये नंबर में एक्सप्रेस कर पाएँ, सेटिस्फैक्शन को अगर हम एक नंबर दे दें तो उससे हम कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस कहते हैं। अब हम यूटिलिटी को मेज़र कैसे करें, यानी कि क्या ऐसे टूल्स हैं जिनकी मदद से हम यूटिलिटी को मेज़र कर सकते हैं। तो पहला अगर हम देखें तो पहला है हमारा टोटल यूटिलिटी और दूसरा है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CAPF एंड CDS, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस आपको टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी पे देखने के लिए मिली है। टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है टोटल सेटिस्फैक्शन। जहाँ भी यूटिलिटी बात आ रही है समझिए कि सेटिस्फैक्शन की बात हो रही है, और जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी यानी मार्जिनल सेटिस्फैक्शन। अब हम थोड़ा समझते हैं। टोटल यूटिलिटी का मतलब हो गया टोटल सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटीज कंज्यूम्ड, यानी हम अगर ज़्यादा क्वांटिटी को कंज्यूम करेंगे तो हमारी, यानी ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज़ को अगर हम कंज्यूम करेंगे तो हमारी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें टोटल यूटिलिटी ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम दी कंज्यूमिंग n यूनिट ऑफ दैट x कमोडिटी। अब मैं इसे थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ तब आपको यहाँ पे क्लियर होगी। फॉर एग्जांपल आपने मान लेते हैं 6 मैंगोज़ खाई, तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी, टोटल यूटिलिटी 6 जो होगी वो पर, यानी जितने एक एक मैंगोज़ में आपको जो जो यूटिलिटी मिल रही थी उनका सम होगा। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा जब हम मार्जिनल यूटिलिटी के बाद दोनों के बीच में रिलेशन को स्थापित करेंगे, तब आपको टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ही ईजी से समझ आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ यहाँ पर है ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ, जस्ट अ मिनट, ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ 1 एडिशनल यूनिट। अब मैं थोड़ा यहाँ पे समझाता हूँ आपको। देखिए ये समझना काफ़ी आपके लिए ज़रूरी है कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या होती है, क्योंकि क्वेश्चंस बने हैं यहाँ से। देखिए मान लें आपने 4 बनानास खाएँ, 4 बनानास की आपकी टोटल यूटिलिटी थी 28 यूनिट्स, ठीक है। अब आपने 5th बनाना यानी 5th बनाना खाया, उसके बाद आपकी टोटल यूटिलिटी जो हो गई वो हो गई 30 यूनिट्स, ठीक है। यानी अगर आप देखेंगे यहाँ पर चेंज कितने की यूनिट का हुआ, 2 यूनिट का। यानी कि ये आप समझ पा रहे होंगे कि 5th यूनिट खाने की वजह से जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ी है वो 2 यूनिट बढ़ी है। तो यानी जो 5th यूनिट की वजह से जो आपकी यूटिलिटी बढ़ी है वो है 2 यूनिट। तो यहाँ पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, 2 यूनिट। यानी 4th के बाद 5th खाने के बाद आपकी यूटिलिटी कितनी बढ़ी, सेटिस्फैक्शन कितनी बढ़ी। लेकिन वहीं पर अगर हम टोटल यूटिलिटी की बात करेंगे जो कि आपके टोटल 5 बनानास खाने के बाद आया है वो है 30 यूटिलिटी, ठीक है। अब देखिए रिलेशन बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी जितने भी होंगे वो आपके मार्जिनल यूटिलिटी का सम होता है। अभी मैं इसे ग्राफ के मदद से जब समझाऊंगा तो आपको समझ आएंगे। इस फॉर्मूला को अभी हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। देखिए यहाँ पर आप समझने की कोशिश करें, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस से और ध्यान से समझने की ज़रूरत है। मान लेते हैं आपके पास है 1 यूनिट, आपने 1 यूनिट खाया तो उसके बाद आपको उससे मिली 12 यूनिट सेटिस्फैक्शन, ठीक है। 12 यूनिट आपकी उसकी यूटिलिटी हुई, तो वो आपकी टोटल यूटिलिटी भी होगी, मार्जिनल यूटिलिटी भी 12 भी होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चेंज आपको नहीं है। सेकेंड यूनिट आपने खाया तो सेकेंड यूनिट से आपकी उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो थी 6। मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी, 6। तो यानी कि 12 थी आपकी पहली यूनिट खाने के बाद, उसके बाद 6 आपको एक और से मिली, यानी 6 आपको लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एक और से मिली। मैंगोज एग्जांपल ले लेते हैं, आपने दूसरा मैंगो खाया तो आपको 6 मिली, यानी आपको टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई, 18। उसके बाद थर्ड मैंगो से आपकी मार्जिनल यूटिलिटी यानी मार्जिनल सेटिस्फैक्शन कितना मिला, 4, तो आपकी कितनी बढ़ गई, 22।
देन क्या हुआ, फोर्थ मैंगो आपने खाया तो फिर 24। लेकिन फिर अब क्या होगा कि आप कंटिन्यूसली आप चीज़ों को नहीं कंज्यूम कर सकते, तो आप फिफ्थ मैंगो खाएंगे तो उसकी आपके लिए कोई भी मार्जिनल यूटिलिटी यानी मार्जिनल सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, यानी ज़ीरो होगा, तो आपकी उस सेम रह जाएगा। अब अगर आपने ज़्यादा खाया तो वोमिटिंग ये सब हो सकती हैं, तो इसीलिए वो -2 यानी कि आपकी वो डिक्रीज़ कर गई, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी को अगर हम सम करते चले जाए तो हमारे सामने टोटल यूटिलिटी मिल जाती है, और एक ऐसा स्टेट आता है जहाँ पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है, ठीक है। ये मार्जिनल यूटिलिटी लगातार आपकी कम होती चली जाती है। आप जब पहली बार कोई एक मैंगो खाएंगे तो उससे आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, दूसरे में उससे कम मिलेगी, तीसरे में और भी उससे भी कम मिलेगी। ये धीरे धीरे आपकी कम होती चली जाएगी और एक टाइम पे फिर ये नेगेटिव में चली जाती है, ठीक है। यही इस ग्राफ की मदद से आपको बताया गया है। ये आपकी यूटिलिटी हो गई और ये अब क्वांटिटी है। आपने पहला खाया तो आपको 12 थी, आपको टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाएगी, एक स्टेट ऐसा आएगा उसके बाद ये फिर डिक्लाइन होने लग जाएगा, जो कि आपका फिफ्थ मैंगो खाने के बाद आपकी टोटल यूटिलिटी कम होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो लगातार कम होगी, और एक स्टेट ऐसा आएगा जहाँ पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी, उसी स्टेट के बाद जो है वो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी किस में चली जाती है, नेगेटिव में चली जाती है, यानी वो नेगेटिव में जाना स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझें कि जब हमें मार्जिनल यूटिलिटी निकालना हो तो हम मार्जिनल यूटिलिटी भी इससे निकाल सकते हैं। कैसे? हम टोटल यूटिलिटी n टर्म्स में और n-1 से हम कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। मान लेते हैं फोर्थ टर्म पे हमें निकालना है, तो मार्जिनल यूटिलिटी एट फोर्थ टर्म हमें निकालना है। तो सिंपल सी है, आप फोर्थ टर्म पे टोटल यूटिलिटी कितनी है 24, और उससे एक कम जाएंगे यानी कि 3 पे, तो 3 पे कितनी है 22, तो कितनी हो जाएगी 2। यहाँ पर देखिए 2 यूनिट्स ही आपकी हैं, यानी वो टर्म और उससे एक टर्म पीछे की टोटल यूटिलिटी को माइनस करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ को आपको समझ आ गया कि टोटल यूटिलिटी जो होती है कंप्लीट वो मार्जिनल यूटिलिटी प्लस 1, जैसे देखिए यहाँ पर कितने थे 12, 12 के बाद आपकी कितनी थी 6 + 4 + 2 + 0 और -2, जब इस सभी को ऐड करेंगे तो 24 होगी। तो ये आपकी टोटल यूटिलिटी हो गई। ये सारे मार्जिनल यूटिलिटी है। पहला मैंगो खाने से आपको 12 सेटिस्फेक्शन मिली, फिर 6 मिली, फिर 4 मिली, फिर 2 मिली, फिर 0, फिर -2, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखिए टोटल यूटिलिटी यहाँ पे लिखी हुई वो बात इंक्रीज़ करती है, लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे, यानी कि गिरते हुए क्रम में वो बढ़ता है, ठीक है। देखिए गिरते हुए क्रम में बढ़ रहा है, पहले 12 से 8 हो गया यानी 6, फिर इसके बाद 4, फिर कितने 2, फिर 0, इस तरह से, यानी कि एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम्ड इज मेजर्ड ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी। यानी मैं आपको बताया कि जब भी, ये सारे सिर्फ एक्सप्लेनेशन है क्योंकि नोट्स हम प्रोवाइड भी करेंगे, बाकी हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि टोटल यूटिलिटी कितनी चेंज हो रही है, वो नथिंग बट मार्जिनल यूटिलिटी ही है। मार्जिनल यूटिलिटी आप देखें यहाँ पर सिंपल है, यहाँ से ये यहाँ कितना चेंज हुआ, ये जस्ट जो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ से ये कितना चेंज हुआ, जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है। तो किसी भी टर्म पे कितना चेंज होता है वो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ही होती है। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमने समझ लिया कि वो क्या होती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसे हम समझ लेते हैं स्टेटमेंट के फॉर्मेट में। Marginal utility of consuming each additional unit of commodity declines as the consumption increases while keeping in the consumption of the other commodity constant, ठीक है। जैसे जैसे आप एक एक कॉमोडिटी, एक एक एडिशनल यूनिट बढ़ाते चले जाएंगे, मार्जिनल यूटिलिटी वो कम होती चली जाएगी। आप एक ग्लास वाटर पी रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, फिर सेकंड ग्लास में वो कम हो जाएगी, उसके थर्ड ग्लास में और कम हो जाएगी, फोर्थ ग्लास के बाद वो वोमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स जीरो एट द लेवल व्हेन योर टोटल यूटिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो उस समय क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। जैसे आपने यहाँ देखा 24 था तो यहाँ पर जीरो हो गया, सिंपल सी है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, मैंने जो चीज़ एक्सप्लेन किया वो रिटन फॉर्मेट में भी है। अब हम थोड़ा डिमांड को समझते हैं। डिमांड क्या होती है, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एंड इज एबल टू अफोर्ड एट अ गिवन प्राइस ऑफ द गुड एंड इन द इनकम, इसे ही हम डिमांड कहते हैं। अभी हमने ऊपर भी देखा कि एक पर्सन कितने प्राइस पे किसी कमोडिटी को खरीद सकता है, पहली बात। दूसरी कि उस पर्सन की इनकम क्या है, ठीक है, कितने पे वो खरीदना चाहता है और कितना उसकी अफोर्डेबिलिटी है और क्या प्राइस है और क्या इनकम उस पे होती है, ठीक है। अगर हम बात करें कि किस पे डिपेंड करता है, कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिन पे कि डिमांड डिपेंड करती है, तो पहला फैक्टर है प्राइस। प्राइस सब्सटीट्यूट का भी, कॉम्प्लीमेंट का भी, ये हम कल देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको देखने के लिए मिलेगा सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट में कैसे डिटरमाइन करता है। बहुत ही सिंपल है, सब्सटीट्यूट का अगर प्राइस
बढ़ता है या फिर घटता है तो डेफिनेट सी बात है लोग उस पर स्विच कर जाएंगे, और अगर कॉम्प्लीमेंट का बढ़ता है तो उसकी कम हो जाती है। मैं यहाँ पर थोड़ा एग्जांपल के थ्रू अगर समझाना चाहूँ, वैसे हम इसे कल डिटेल में वैसे देख लेंगे। मान लेते हैं कि टी की प्राइस बढ़ जाती है तो लोग कॉफ़ी पे स्विच कर जाएंगे, ये क्या है, सब्सटीट्यूट है। अगर शुगर की प्राइस बढ़ती है तो टी की कंजम्पशन कम हो जाएगी, ऑटोमेटिक सी बात है, तो वो कॉम्प्लीमेंट हो गई। वैसे कल हम इसे देखेंगे। इनकम पे डिपेंड करता है डिमांड, अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड ऑटोमेटिक सी बात है बढ़ेगी, और टेस्ट और प्रेफरेंसेस पे भी डिटरमाइन करती है, कल हम इसे डिटेल में देखेंगे। डिमांड कर्व क्या होता है? डिमांड कर्व इज नथिंग बट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट अ डिफरेंट प्राइसेस ऑफ द सेम कॉमोडिटी वाइल होल्डिंग द कांस्टेंट प्राइसेस ऑफ अदर रिलेटेड कॉमोडिटी। सिंपल सी बात है, वही डिमांड जिसे हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। सी दिस, इस जब हम इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये प्राइस का साइड हो गया, ये क्वांटिटी का साइज हो गया, और यहाँ पर अगर हम देखें तो मान लेते हैं कि इतने प्राइस पर इतनी कॉमोडिटी, यानी मान लो ये 1 है, यानी इतना अगर 10 रुपीज़ प्राइस है तो हम 1 कॉमोडिटी लेंगे, लेकिन अगर वही 1 रुपीज़ प्राइस है तो हम 8 कॉमोडिटी ले लेंगे। तो इसी ग्राफ को जब हम प्लॉट करते हैं, जब इन सारे पॉइंट्स को मिला देंगे तो उसी को हम डिमांड कर्व कहते हैं। वैसे कल इसे डिटेल में देखेंगे। तो डिमांड कर्व क्या होती है? आपकी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। सेकंड, इसमें आपको नेगेटिव रिलेशन देखने के लिए मिलेगा। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना कि दिस इज़ अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द कमोडिटी डिमांडेड। इसे हम लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं। लॉ ऑफ डिमांड में क्या है? प्राइस और कमोडिटी के बीच में नेगेटिव रिलेशन देखने के लिए मिलता है। प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, और अगर प्राइस घटेगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। ये कॉमन सी बात है, आप अपने में भी देख सकते हैं, लाइफ में भी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो है वो स्लोपिंग हमें डाउनवर्ड क्यों देखने के लिए मिलती है, एनसीईआरटी में दी हुई है, इसलिए हम इसे डिस्कस कर रहे हैं कि इसके स्लोप को डाउनवर्ड होने का रीज़न सिंपल सा है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट ईच सक्सेसिव यूनिट ऑफ कमोडिटी प्रोवाइड्स लोअर मार्जिनल यूटिलिटी। इसे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे मान लेते हैं आप फॉर एग्जांपल 4 मैंगोज़ खरीदते थे 40 रुपीज़ में, यानी पर आपके कितने हो गए 10। अब आपको 4 तो खरीद लिए, लेकिन जब आप 5th खरीदने जाएंगे तो क्योंकि आपको 4 से क्या है, आपको पता है कि मार्जिनल यूटिलिटी यानी इसकी जो सेटिस्फेक्शन है आपकी, वो लगातार आपकी कम हो रही है। अब 5th से आपको सेटिस्फेक्शन उतना नहीं मिलना है, तो अगर ये फिर से 10 रुपीज़ में मिलेगा तो आप चाहेंगे कि नहीं, अब मैं नहीं खरीदूंगा, 10 में मुझे नहीं चाहिए। अगर वही इसको 8 रुपीज़ में, हाँ 8 रुपीज़ में मिलेगा तो खरीद लूँगा, अगर 10 में मिलेगा तो नहीं खरीदूंगा, क्योंकि अब मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं 4 में ही काम चला सकता हूँ। तो 4, क्योंकि आपको पता है कि इसके बाद जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी आनी है, यानी मार्जिनल सेटिस्फेक्शन मिलना है, वो तो कम मिलना है। तो आप चाहेंगे कि 5वां जो है वो 10 से कम में मिले। उसके बाद आप 6ठा खरीदना चाहेंगे तो आप चाहेंगे कि और उससे कम में मिले। तो वहीं यहाँ पे कही गई है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिमिनिशिंग रेट पे कम होती चली जाती है, और ये कम होने की वजह से हमारी जो है वो लगातार जो है वो डिमांड जो है वो कम होगी, इसीलिए हमें जो है प्राइसेस को कम करना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ तक की चीज़ें जो हैं वो हम लोगों ने आज देखा। इसके बाद की चीज़ें जो हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड अदर थिंग्स जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे इन डिफरेंस कर्व, क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंदी होगी तो फिर आपको दिक्कत आएंगी। ठीक है, तो बाकी आज जो हम लोगों ने चीज़ों को देखा वो आपको काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझ आ गया हो कि डिमांड क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर होती है, टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है और किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। वैसे हम जब इसे कल सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व, इन्हें डिटेल में देखेंगे तब आपको और क्लैरिटी इस पर मिलेगी। ठीक है, जितना आज हम लोगों ने डिस्कस किया है उतने पे आप क्वेश्चंस लगा के देखेंगे, ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको इनके PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज़ एज डिफेंस को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वैसे लिंक है, लेकिन अगर आप सर्च करें एज डिफेंस तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हम चैप्टर बाय चैप्टर उसमें जो है वो आपको PDFs प्रोवाइड करेंगे। बाकी ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है, क्या आपके सजेशंस हैं, वो सारे बता सकते हैं। हमने इसमें थोड़ा न्यू फॉर्मेट कर दिया है क्योंकि हम चाहते थे कि इसमें थोड़ा सा आपके लिए ईजी होगा, हमें प्रोवाइड करने भी नोट्स ईजी होंगे, और NCERT जो स्टूडेंट नहीं भी प्रेफर करें वो हमारे साथ रनिंग नोट्स भी क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हैंडी हो जाएगा। ठीक है,
बाकी एनसीईआरटी में अगर आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी में ही डिस्कस किया जाए तो वो बता सकते हैं, बट मेरे अनुसार से ये आपके लिए बेटर होगा, बिकॉज एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर इरेलीवेंट चीज़ें होती हैं। अब जैसे जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं वो सारे वहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट में होंगी, तो उनकी ज़रूरत नहीं है आपको। आप आराम से यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है उसे सिर्फ एक्सप्लेनेशन को समझ सकते हैं। बाकी जो नोट करने वाली चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर स्लाइड्स में देखने के लिए मिल जाएंगी। जब इनका पीडीएफ मिलेगा तो वहाँ से आप नोट कर सकते हैं, या वीडियो के साथ आप रनिंग नोट बना सकते हैं। और इस तरह से आप 50 to 60 पेज के कॉम्प्रिहेंसिव माइक्रो प्लस मैक्रो दोनों के नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, जिन्हें आप एग्जाम से पहले रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट का लास्ट वीडियो में क्वेरी आई थी कि सर जो हमें पहले तो वो कॉन्केव ओरिजिन होता है, ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, उस क्यों होता है ये सब जानने की ज़रूरत है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने बताया वाई डाउनवर्ड स्लोप पे, ये सब चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो थोड़ा सा अप्लाई करेंगे लॉजिक, तो आपको आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इकोनॉमिक्स में कोई इतना डिफिकल्ट नहीं होता, आपको बस ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आना चाहिए। जो आपके पास नॉलेज है ना, उस बेसिस पे आप ऑप्शन को एक बार एलिमिनेट करने की कोशिश करें। डेफिनेटली आप देखेंगे 90% क्वेश्चन जो आपको नहीं भी आते होंगे वो भी बन जाएंगे, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड है तो इसीलिए आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए ईजी होगा। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।